कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मोर देन 1000 सीईओज के साथ मैं काम कर चुका हूँ पिछले 25 साल। और उन मोर देन 1000 सीईओज में से 60 to 70% सीईओज जो थे वो बहुत कम पढ़े लिखे थे या बिल्कुल भी पढ़े लिखे, बट उनके पास ये तमाम चीजों का कॉन्सेप्ट की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो जीरो से चले थे और उन्होंने एक एक स्टेप पे लर्निंग करते करते एम्पायर्स अपनी बिजनेस की खड़ी। ये वो चार्ट ऑफ अकाउंट है जो कि सिस्टम में, तहसील सिस्टम में प्री डिफाइंड आपको अवेलेबल होता है। और जैसे मैंने शुरू में क्लासेस 5 बताई हैं, तो एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इन्हीं 5 क्लासेस के अंदर आपके तमाम अकाउंट्स इनके चाइल्ड के तौर पर बनते हैं। और वैसे हम प्लान कर रहे हैं कि अगला जो वेबिनार होगा वो हम आईएसपीज के लिए करने जा रहे हैं, तो उसमें इंशाल्लाह ये सारी चीजें कवर भी करेंगे। सर आज हम फाइनेंस मॉड्यूल पे बात करने जा रहे हैं, और इससे पहले कि मैं एप्लीकेशन की प्रेजेंटेशन की तरफ जाऊं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उससे पहले अकाउंटिंग टाइप्स की स्क्रीन आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम जस्ट मैं 1 मिनट लूंगा कि अकाउंटिंग टाइप्स जो है बिजनेसेस में, ये 2 तरीकों से बिजनेसेस में अकाउंटिंग मैनेज की जाती है। नंबर 1 इज सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम्स पुराने दौर में या आज भी बहुत सारे लोग बुक्स पे या एक्सेल शीटों पे जो अपने अकाउंटिंग मैनेज करते हैं, उसे नॉर्मली हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम, जिसे कि दूसरे लफ्जों में चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्मेट भी कहा जाता है, जो कि इस वक्त दुनिया में मरोज है, और दुनिया के ऑलमोस्ट 99.9% सॉफ्टवेयर जो हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे बन रहे हैं। और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंस के रिलेटेड आपने सिस्टम में पंच करनी है, तो उस एक ट्रांजैक्शन की 2 एंट्रियां की जाती हैं, और एक एंट्री डेबिट की होती है और दूसरी एंट्री क्रेडिट की होती है। यानी कि फर्ज करें अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है, आपने बिजली का बिल अदा किया है, तो सिस्टम के अंदर उसकी डबल एंट्री को इस तरह कहेंगे कि जो बिजली के बिल का अकाउंट है उसको हम जो बिल की अमाउंट है उससे डेबिट करते हैं, और जो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जहां से पेमेंट की जा रही है उस अकाउंट को उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट। तो इस कॉन्सेप्ट को डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। तो जो तहसील सॉफ्टवेयर है ये भी इस डबल एंट्री सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग बेस है। बहुत सारे बिजनेसेस में वेटेड एवरेज अकाउंटिंग बेस यूज की जाती है, बट तहसील सिस्टम में फाइफो मेथड यूज किया जाता है। फाइफो मेथड बहुत रेयर है, और उसकी वजह शायद ये भी है कि इसको मेंटेन करना और कैलकुलेट करना वेटेड एवरेज फार्मूला की निस्बत बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है। तो लेकिन एक्यूरेसी जो है वो आपको फाइफो मेथड में मिलती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मुराद क्या है कि आपकी एक सेल हुई, किसी भी चीज की आपने एक सेल की आज, और उसमें आपकी आइटम 1 है जिसकी 10 क्वांटिटी आपने सेल की। अब वेटेड एवरेज फार्मूला में होता ये है कि जो कॉस्टिंग कैलकुलेट होती है वो उस आइटम की शुरू से लेके अब तक की जो प्राइसिंग की एवरेज बन रही है, वेटेड एवरेज। एवरेज और वेटेड एवरेज में भी थोड़ा फर्क है। वेटेड एवरेज थोड़ी बेहतर कैलकुलेशन आपको दे देती है, बट दैट्स स्टिल एन एवरेज, ठीक है। और वो जो उस आइटम की कॉस्ट प्राइस है जिस पे आपने वो बाय की है, वो एक एवरेज उसकी वैल्यू उठा के आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स की कैलकुलेशन है ना वो करती है। जबकि फाइफो मेथड क्या करता है कि शुरू से लेके अब तक जितनी भी बाइंग आपकी हुई है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत आपको एग्जैक्टली अब जो चीज आप सेल कर रहे हैं वो उसकी एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट प्राइसिंग पे, इवन कि ये भी पॉसिबल है कि वो जो 10 आपकी क्वांटिटी है वो मल्टीपल परचेजेस से और मल्टीपल प्राइसेस से कैलकुलेट हुई हो,
तो अगर फर्ज करें कि एक दफा आपने वो 8 रुपए में 3 पीस खरीदे थे, एक दफा आपने 7 रुपए में 4 पीस खरीदे थे, और एक दफा आपने 6 रुपए में खरीदे थे, तो वो फाइफो मेथड में एग्जैक्टली वो पहले जो 3 पीस होंगे वो फर्स्ट जो इनवाइस है वहां से उठ के आ रहे हैं तो उस प्राइस पे उठाएगा उनकी कैलकुलेशन। अगले जो 4 पीस हैं वो जो सेकंड परचेज से वो अवेलेबल है उसको वहां से वो उठाएगा उस रेट पे। तो इस तरीके से फाइफो मेथड में 100% एक्यूरेट आपको कॉस्टिंग जो है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो मिल जाती है, और उसकी बेस पे तरसील सिस्टम आपको कहता है कि आपको 100% एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन हमारा अकाउंटिंग सिस्टम आपको निकाल के देता है। तो ये थोड़ा सा एवरेज इंट्रोडक्शन हो गया फाइफो मेथड और वेटेड एवरेज का। और इसके बाद हम चलेंगे अकाउंट टाइप्स पे, मैं थोड़ा सा बस रोशनी डाल दूं तो, और फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। अकाउंट टाइप्स नॉर्मली 5 टाइप की होती हैं। एसेट अकाउंट्स होते हैं आपके, लाइबिलिटीज अकाउंट्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट्स और एक्सपेंस अकाउंट्स। ये मेजर 5 ही क्लासेस होती हैं अकाउंट्स की। और ऑलमोस्ट तमाम आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे वो इनके इन 5 मेन क्लासों के अंदर बनते हैं। लेट्स से मैं एग्जांपल दूं कि एसेट्स के अंदर आपके करंट एसेट बनेंगे, फिर फिक्स एसेट बनेंगे। करंट एसेट के अंदर आपके अकाउंट रिसीवेबल बनेंगे, जिसमें के सारे फिर कस्टमर अकाउंट्स जो हैं वो उसके साथ कनेक्ट होते हैं आपके। इसी तरह आपके कैश एंड बैंक अकाउंट्स आपके करंट एसेट्स हैं। इसी तरह फिर फिक्स एसेट में आ जाएं तो आपकी लैंड, प्रॉपर्टी, मशीनरी, आपके टूल्स, ये तमाम चीजें, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कोई कंप्यूटर्स हैं, और इस तरह की तमाम चीजें जो कि फिक्स एसेट्स होती हैं वो सब एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट के नीचे क्लासिफाई की जाती हैं। लाइबिलिटीज में आ जाएं तो आपके तमाम लाइबिलिटीज जैसे कि वेंडर जो आपके होते हैं, सप्लायर्स, उनके जो अकाउंट्स बनते हैं वो लाइबिलिटी अकाउंट्स होते हैं। आपने कोई लोन लिया हुआ है, कोई बैंक से फाइनेंसिंग करवाई हुई है और इस तरह की कोई लीजिंग आपने ली हुई है, तो वो आपके लाइबिलिटी अकाउंट्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस पे लाइबिलिटीज हैं। तीसरे नंबर पे कैपिटल है। कैपिटल इज बेसिकली सरमाया, जैसे कि ये मतलब नाम से भी जाहिर है। आपके जो ओनर की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल के अंडर इसके तमाम अकाउंट्स बनते हैं। अगर सिंगल ओनर बिजनेस है तो वो सिंगल ओनर अकाउंट बनेगा कैपिटल के अंदर, ओनर कैपिटल के नाम से। जैसे कि बाय डिफॉल्ट तफसील सिस्टम में जब आप देखते हैं तो एक बेसिक लेवल का चार्ट ऑफ अकाउंट प्री बिल्ट आपको मिलता है और उसके अंदर एक ओनर कैपिटल अकाउंट भी होता है। तो लेकिन अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो वहीं पे हम फिर मल्टीपल पार्टनर्स के नाम के कैपिटल अकाउंट्स बना देते हैं। ये सब चीजें हम आगे जाके देखेंगे, बट थोड़ा सा एक ओवरऑल अकाउंटिंग का विजन शेयर करने के लिए ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज, ये वो 3 क्लासेस हैं जो कि आपकी बैलेंस शीट का हिस्सा, ठीक है। और जो अदर 2 क्लासेस हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। फिर हम थोड़ा सा ये भी देख लें कि डिफॉल्ट ट्रांजैक्शन टाइप्स जो है ना वो क्या होती हैं। एसेट्स नॉर्मली हमेशा डेबिट होते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट्स बाय डिफॉल्ट इनकी जो ट्रांजैक्शन टाइप है वो क्रेडिट होती है। और ये मैंने आगे डेबिट आप देख रहे होंगे, डेबिट के लिए DR डॉट लिखा हुआ है क्योंकि ये वो टर्मिनोलॉजी है नॉर्मली जो कि वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग में यूज होती है। और हमारे सिस्टम के तरसील सिस्टम के अंदर भी आपको जगह जगह पे फाइनेंस मॉड्यूल के अंदर ये डेबिट और क्रेडिट DR और CR के नाम से आपको लिख के मिले। तो ट्रांजैक्शन टाइप जो है वो एसेट की डेबिट, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू की क्रेडिट, और अगेन एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आपके नॉर्मली हमेशा डेबिट हो रहे होते हैं। तो ये हमारी डिफॉल्ट ट्रांजैक्शन टाइप्स होती हैं। फिर हम थोड़ी सी बात कर लें कि अकाउंट जो बनते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, उनकी दो उनकी नेचर्स होती हैं। एक होता है कंट्रोल अकाउंट्स और एक होता है डिटेल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट सिर्फ हायरार्की, एक ट्री को मेंटेन करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए या कैटेगराइजेशन करने के लिए अकाउंट्स की जो अकाउंट या हेड बनाए जाते हैं उन्हें कंट्रोल अकाउंट्स कहा जाता है। वो ट्रांजैक्टेबल नहीं होते। डिटेल अकाउंट्स जब हम कहते हैं तो डिटेल अकाउंट्स आर ट्रांजैक्टेबल।
अच्छा, अब डिटेल अकाउंट्स में भी फर्दर इसमें ये भी देखा जाता है कि जो डिटेल अकाउंट हैं ये ट्रांजैक्टेबल अकाउंट्स हैं, इनका कोई चाइल्ड अकाउंट फिर नहीं बनता। जो एक आपका हमारा तरसील सिस्टम है ना, आपको 5 लेवल का चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने की ऑप्शन है। आपने फर्स्ट लेवल पे लेट्स से एसेट अकाउंट है, उसके नीचे करंट एसेट है, करंट एसेट के नीचे आपने अकाउंट रिसीवेबल बनाया है। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर जहां पे कस्टमर रिसीवेबल्स होते हैं वहां पे एम्प्लॉइज के एडवांसेस जो कि रिसीवेबल हैं बेसिकली, आप उसके अकाउंट भी वहीं पे बना रहे होते हैं। तो ये एक जहां पे भी आपने एक डिटेल अकाउंट बना दिया तो उसका मतलब है कि ये अपने ट्री का आखिरी अकाउंट है, इसका कोई चाइल्ड अकाउंट नहीं बन सकता। चाइल्ड अकाउंट हमेशा कंट्रोल अकाउंट्स के बनते हैं और कंट्रोल अकाउंट ट्रांजेक्टेबल नहीं होते, वो सिर्फ हेड्स होते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट फर्दर हम जब अभी आप एप्लीकेशन को देखेंगे तो वहां पे हमें क्लियर होगा। उसके बाद आ जाता हूँ कि ट्रांजैक्शन या वोचर की टाइप्स। तरसील सिस्टम में नॉर्मली ये 7 टाइप्स यूजर्स को अवेलेबल है। इन 7 के अलावा भी वोचर टाइप्स सिस्टम हमारा यूज कर रहा होता है, वो नेक्स्ट स्क्रीन में उसकी तरफ जाता हूँ। लेकिन जो 7 बेसिक टाइप्स हैं उनमें कैश पेमेंट वोचर, बैंक पेमेंट वोचर, कैश रिसीव वोचर, बैंक रिसीव वोचर, जर्नल वोचर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये मेन 7 टाइप्स हैं जो कि वो फाइनेंस के अंदर वोचर्स या ट्रांजैक्शन के तौर पे यूज होती हैं। और नीचे आप देख रहे होंगे कि लिखा है कि एवरी वोचर इज अ बैलेंस्ड वोचर। तो जैसे शुरू में हमने बात की कि हर वोचर डबल एंट्री पे मुश्तमिल होता है, तो हर वोचर की डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा आपस में इक्वल होती है। जितना उस वोचर के अंदर डेबिट, मैं एक एग्जांपल छोटी सी देता हूँ कि जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि हमने एक एक्सपेंस किया, बिजली का बिल दिया, तो हमने बिजली के बिल को हमने कर दिया डेबिट। और जब हमने उसको डेबिट किया, लेट्स से 5000 रुपीज से डेबिट किया, तो जो कैश अकाउंट की क्रेडिट की एंट्री है वो भी 5000 ही होगी। और जब तक वो दोनों अमाउंट्स इक्वल नहीं होंगी, वो हमारा सिस्टम आपको वोचर पोस्ट नहीं करने देगा। डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक रूल है ये हमारी 7 टाइप्स हो गई। उसके बाद सिस्टम वोचर्स हैं, ये 8 टाइप्स हैं जो कि तरसील सिस्टम जो है ये यूज कर रहा होता है बैकएंड के ऊपर। और ओपनिंग बैलेंस वोचर जब आप अपने कस्टमर सिस्टम में डिफाइन करते हैं और उनके ओपनिंग बैलेंस डालते हैं तो उनका तरसील सिस्टम के अंदर ओपनिंग बैलेंस का वोचर ऑटोमेटिकली बैकएंड पे फाइनेंस में पड़ रहा होता है। और ओपनिंग बैलेंस के वोचर की एक खास चीज जो यहाँ पे मेंशन करनी जरूरी है कि तरसील सिस्टम इसको इस तरह हैंडल करता है कि लेट्स से एक कस्टमर है एबीसी, आपने उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया लेट्स से 1000 रुपीज की, इसमें 1000 आपका पे करना है, ड्यूज हैं इसके या एरियर्स हैं। तो जब आप वो उसके ओपनिंग बैलेंस में डाल देते हैं तो उस कस्टमर को तो हम डेबिट कर देते हैं, बट उसके अगेंस्ट जो उसका क्रेडिट इफेक्ट है वो ओनर कैपिटल के अकाउंट में जा रहा होता है कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट के तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो ये एक आसान वे है कस्टमर्स की ओपनिंग बैलेंस की वोचर्स को हैंडल करने का। इसी तरह ओपनिंग स्टॉक वोचर्स, जब तहसील सिस्टम में आप आइटम्स डिफाइन करते हैं तो उनके ओपनिंग स्टॉक डालते हैं तो उसका ओपनिंग स्टॉक वोचर पड़ रहा होता है। इसी तरह परचेज वोचर्स, जो परचेज की एंट्रीज हो रही होती हैं उनका बैकएंड पे पीवी के नाम से परचेज वोचर पड़ रहा होता है। सेल्स वोचर के लिए सेल्स एसवी वोचर पड़ रहा होता है। परचेज रिटर्न वोचर, सेल्स रिटर्न वोचर, पीआरवी एंड एसआरवी वोचर्स पड़ रहे होते हैं। स्टॉक इन वोचर एंड स्टॉक आउट वोचर्स ये एसओवी पड़ रहे होते हैं। मैं यहाँ पे अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि ये वो तमाम वोचर्स हैं जो कि तरसील के सिस्टम हैंडल्ड वोचर्स हैं। इनको आप इंटरफेस आपको कहीं पे नहीं नजर आएगा इन वोचर्स को हैंडल करने का। ये जो तरसील सिस्टम के अंदर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, रिटर्न्स डाल रहे हैं, स्टॉक की प्रोडक्शन कर रहे हैं, या कस्टमर्स या आइटम्स के ओपनिंग स्टॉक डाल रहे हैं, तो उनके बिहाइंड द सीन ये वोचर जो है ये ऑटोमेटिकली इनकी ये पोस्टिंग हो रही होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो तरसील सिस्टम आपको देता है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं। ये वो तीन तीन मेन स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्हें कहा जाता है जो कि
नॉर्मली किसी भी बिजनेस को चाहिए होती हैं, और कोई भी दुनिया का अकाउंटिंग सिस्टम है वो आपको ये प्रोवाइड कर रहा होता है। तहसील सिस्टम भी आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो ट्रायल बैलेंस है, जनरल लेजर है, एजिंग रिपोर्ट्स हैं। एजिंग रिपोर्ट्स में भी कस्टमर्स की एजिंग रिपोर्ट्स आ जाती हैं, वेंडर्स की एजिंग रिपोर्ट्स आ जाती हैं, यानी कि रिसीवेबल एंड पेएबल या क्रेडिट और डेबिट एजिंग रिपोर्ट्स भी, इनके ये मल्टीपल नाम होते हैं। इसी तरह कस्टमर वेंडर लेजर्स आपको अवेलेबल हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल हैं, जहाँ पे कि आपकी कोई भी एक सेल की पूरी बैक एंड हिस्ट्री जो है, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि तहसील सिस्टम फाइफो मेथड को फॉलो कर रहा है, तो हमारा सिस्टम आपको पूरी उसकी ट्रैक डाउन करके उसकी रिपोर्ट देता है कि ये वाली जो सेल हुई है, इसका जो स्टॉक है ये किस किस परचेज से किस किस प्राइस पे कैलकुलेट हुआ है, और आपको हर सेल के अगेंस्ट ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन 100% एक्यूरेट तहसील सिस्टम प्रोवाइड करता है। अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल की रिसीवेबल और पेएबल रिपोर्ट्स होती हैं जो कि, और इसके अलावा भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि तहसील सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। जब आप रिपोर्ट्स का सेक्शन एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ पे आपको नजर आती हैं, हम इनको देखेंगे भी। फाइनेंशियल रेशोज एक ऐसा वो टॉपिक है जिस पे के तहसील सिस्टम में अब आगे काम हो रहा है, और ये आपके बिजनेस की जो एनालिटिक्स को फाइनेंशियल रेशोज की शक्ल में आपको एक आपके डैशबोर्ड में हम ये पार्ट देने जा रहे हैं, जहां से आपको फाइनेंशियल रेशोज कम 11 फाइनेंशियल रेशोज वी हैव प्लान्ड के वो आपको इनिशियली हम देने जा रहे हैं, और ये डैशबोर्ड पे आपको जब ये नजर आएंगी, इनके लिए आपको वेट करना होगा थोड़ा सा। आवर टीम इज वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, and thank you for staying tuned for new customers। हमारा तहसील का साइन अप, प्लीज जो साइन अप है 14 डेज का वो जरूर साइन अप करें और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को देखें। तो अब मैं आ जाता हूँ कि हमारा जो तहसील सिस्टम है वहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है। इससे पहले कि हम तहसील सिस्टम पे डेमो शुरू करें, तहसील सिस्टम पे आप जब लॉगिन होते हैं तो डैशबोर्ड आपको नजर आता है यहाँ पे, और अगर आपका फाइनेंस मॉड्यूल अनेबल्ड है तो दो चीजें आपको नजर आएंगी सिस्टम के अंदर। नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स की ऑप्शन नजर आएगी, ठीक है। और चार्ट ऑफ अकाउंट्स की ऑप्शन ये पहली चेंज है, और जो दूसरी चेंज है वो फाइनेंस मॉड्यूल का मेन मेन्यू आपको नजर आएगा। फाइनेंस मॉड्यूल के अंदर तमाम ट्रांजैक्शंस अवेलेबल, और जो तीसरी चीज है वो फिर रिपोर्ट्स के अंदर एंड पे आपको प्रॉफिट लॉस, सीओजीएस रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, ये चार वो रिपोर्ट्स हैं जो कि फाइनेंस मॉड्यूल के साथ शिप होती हैं, और इसके अलावा जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो तहसील सिस्टम के बेसिक मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। तो लेट्स से कि हम स्टार्ट करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के साथ। ये चार्ट ऑफ अकाउंट की एक बहुत सिंपल एंड स्लीक विंडो है, और जब भी आप कोई अकाउंट बनाने लगेंगे तो आपको अगर तो आपने बेस लेवल पे ही बनाना है, फाइंड करके पहले हम आपका देख लेते हैं कि करंटली अवेलेबल चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है। ये वो चार्ट ऑफ अकाउंट है जो कि सिस्टम में, तहसील सिस्टम में प्री डिफाइंड आपको अवेलेबल होता है। और जैसे मैंने शुरू में क्लासेस 5 बताई हैं, तो एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इन्हीं 5 क्लासेस के अंदर आपके तमाम अकाउंट्स इनके चाइल्ड के तौर पर बनते हैं। आप इनकी ये कोडिंग भी इंपॉर्टेंट है कि 1-0, बहुत सारे जीरोस आपको नजर आ रहे होंगे, बट फाइनेंसिंग में इन जीरोस की बड़ी अहमियत है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अकाउंट्स ग्रेजुएट्स होते हैं और कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो लोग नॉर्मली जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट के अकाउंट्स होते हैं उनको उनका कोड पढ़ के समझ आ जाती है, क्योंकि ये कोड जो है ये उनको बता देता है कि ये किस क्लास का और किस लेवल का और किस हेड के नीचे का ये अकाउंट है। तो तहसील सिस्टम ये कोडिंग खुद ही मैनेज करता है या ऑटो मैनेज होती है, यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाई जाती है। एसेट्स के को अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंडर इस वक्त एक करंट एसेट का कंट्रोल अकाउंट बना हुआ है, और उसका जो कोड है वो 1-001।
और अगर मैं करंट एसेट्स को क्लिक करूंगा तो उसके नीचे मुझे नजर आएगा कि 1 2 3 4 ये वो वाले कंट्रोल अकाउंट्स हैं ये एरो साइन बता रहा है कि इनके फर्दर चाइल्ड मौजूद हैं। और मैंने शुरू में अर्ज की थी कि कंट्रोल अकाउंट का चाइल्ड हो सकता है, लेकिन डिटेल अकाउंट का आगे फर्दर चाइल्ड नहीं हो सकता, तो क्योंकि वो ट्रांजैक्शन एबल अकाउंट होता है। ये जो अकाउंट्स हमें नजर आ रहे हैं ये सब कंट्रोल अकाउंट्स हैं। अब कैश अकाउंट्स को अगर मैं खोलूंगा तो आप देखेंगे कि इसके नीचे कैश ऑफिस के नाम का अकाउंट बाय डिफॉल्ट बना हुआ है एंड दिस इज डिटेल अकाउंट। ये इसका कोई चाइल्ड अकाउंट नहीं बन सकता। जब कोई नया अकाउंट बनाने लगेंगे तो सिलेक्ट पेरेंट आपको करना पड़ता है, जिससे आप बताते हैं कि ये किस हेड के नीचे अब नया अकाउंट बनाना है। तो वहां पर आप देखेंगे कि ये कैश ऑफिस अवेलेबल नहीं होगा या इसको सिलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं होगी। बट कैश अकाउंट के नीचे आप मल्टीपल जितने चाहें कैश अकाउंट्स बना सकते हैं। जैसे आपका पैटी कैश है, आपका किसी सेलमैन के साथ पास कैश का अकाउंट है, आप पैटी कैश के नाम का एक अकाउंट बना लेते हैं, एक सेलमैन के नाम से कैश अकाउंट बना लेते हैं। तो मल्टीपल कैश अकाउंट्स आप तहसील सिस्टम में मेंटेन कर सकते हैं, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैं बैंक अकाउंट्स को खोलूंगा तो यहाँ पे एक ये बैंक 1 के नाम से बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको आप एडिट करके इसका नाम आप चेंज कर लेते हैं। और लेट्स से कि मैं कहता हूँ मेरे बिजनेस में मेरा एक मीजान बैंक में अकाउंट है और वो ठोकर ब्रांच पे है, तो मैंने वो जस्ट ये निशानी रख ली। उसका मैंने अकाउंट टाइप डिटेल आ रही है, और जो डिटेल अकाउंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के ओपनिंग बैलेंस होते हैं। जो कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो ट्रांजैक्टेबल अकाउंट्स नहीं है, उनका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। तो डिटेल अकाउंट, और मैं बता देता हूँ कि इसमें मेरे पास 1 लाख रुपया ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो और उसकी जो बैलेंस टाइप है वो डेबिट है बाय डिफॉल्ट। जैसे मैंने शुरू में अर्ज की थी कि एसेट अकाउंट्स जो होते हैं उनकी नेचर डेबिट होती है। तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो अब देखेंगे कि फाइंड में करके एसेट्स में जाएंगे आप, करंट एसेट्स में, बैंक अकाउंट्स में, तो यहाँ पे ये मीजान बैंक ठोकर ब्रांच अब आ रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे एक और बैंक अकाउंट बनाना हो तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं सिलेक्ट पेरेंट करूंगा और एसेट्स के नीचे करंट एसेट्स के अंदर जो बैंक अकाउंट्स का मेन हेड है उसको मैं ओपन करूंगा। देखें इसी को ऑप्शन है मेरे पास सिलेक्ट करने की, लेकिन ये जो मीजान बैंक है ये डिटेल अकाउंट है, इसके साथ ऑप्शन नहीं है सिलेक्ट करने की, क्योंकि वो डिटेल अकाउंट है, वो उसका कोई चाइल्ड नहीं हो सकता। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरा एक अलाइड अकाउंट है और वो गुलबर्ग ब्रांच में अलाइड बैंक है, गुलबर्ग ब्रांच। और मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे इस अकाउंट में 2 मिलियन लेट से पड़ा हुआ है, तो मैंने उसका वो डिटेल इसमें बता दी। इसको भी मैंने सेव कर दिया। तो मुझे अब मेरे बैंक अकाउंट्स में 2 अकाउंट आ गए हैं। छोटा सा अगर मैं फर्दर इसमें आपको करके दिखा दूं कि आप इसमें फिक्स एसेट्स अपने किस तरह मैनेज करते हैं, तो देखिए एसेट्स के नीचे जहां पे करंट एसेट्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसी के लेवल पे एक फिक्स एसेट का भी आ जाए। तो मैं एसेट्स को एज ए पेरेंट सेलेक्ट करूंगा और इसके नीचे मैं अपना फिक्स्ड एसेट्स के नाम से कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा। एंड देन अगेन मैं फिर अब फिक्स एसेट्स को सिलेक्ट करूंगा एज ए पेरेंट, और उसको मैं उसके नीचे मैं अगेन एक कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। देन उस लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे फिक्स एसेट्स के साथ ही मैं एक बनाऊंगा प्लांट एंड मशीनरी। देन तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप अपने अकाउंटिंग को अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को अपनी मर्जी से अप टू 5 लेवल इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपना चार्ट ऑफ अकाउंट तरतीब दे सकते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल बना ली। एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे और आपसे शेयर करता जाऊं कि जैसे करंट एसेट्स हैं और यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं। इसके अंदर देखें जो कस्टमर रिसीवेबल का बाय डिफॉल्ट अकाउंट है ये आपका डिटेल अकाउंट है, बट इस अकाउंट ये सिस्टम अकाउंट है और आपके जितने भी कस्टमर्स हैं वो इस अकाउंट के एज ए सब लेजर के तौर पे बिहेव करते हैं तहसील सिस्टम पे। इसी तरह लाइबिलिटीज के अंदर सप्लायर पेबल्स का एक अकाउंट है जो कि आपके जितने भी वेंडर अकाउंट्स होते हैं
वो उसके साथ कनेक्टेड है। तो जब आप ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट लेते हैं तो आपको कस्टमर रिसीवेबल्स में जो बैलेंस नजर आ रहा होगा वो आपके तमाम कस्टमर्स का मजमूई बैलेंस होगा। यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा, मैं कहता हूँ कि इसी अकाउंट रिसीवेबल के नीचे जिस तरह विदहोल्डिंग टैक्स भी आ रहा है, ये भी सिस्टम अकाउंट है। जब आप कस्टमर से पेमेंट लेते हैं और वो आपका विदहोल्डिंग टैक्स चार्ज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट इस अकाउंट में जा रहा होता है। और मैं कहता हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल के नीचे मैं एम्प्लॉइज एम्प्लॉई एडवांसेस के नाम से एक कंट्रोल अकाउंट बना देता हूँ। मैंने इसे सेव किया और देन इस कंट्रोल अकाउंट के नीचे मैं अपने एम्प्लॉइज के अकाउंट रिसीवेबल के अंदर मैंने कहा कि मेरा एक एम्प्लॉई है, लेट्स से राशिद, एडवांस अकाउंट, उसका जो भी एडवांस एंड लोन अकाउंट है मैं वो अकाउंट यहाँ पे एक क्रिएट कर दूँ। और मैं कहता हूँ कि इसमें ये डिटेल अकाउंट है और ऑलरेडी उसकी तरफ 20,000 रुपया एडवांस गया हुआ है। तो मैंने जब पहले दिन होगा ये सिर्फ मुझे उसी वक्त बताना पड़ेगा। इसके बाद लेटर ऑन जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो सब वोचर के थ्रू होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। एसेट्स, फिक्स एसेट्स, उसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। अब इनके नीचे ये सब कंट्रोल अकाउंट्स हैं। डिटेल अकाउंट्स फर्दर आगे बनेंगे, ठीक है। और उन सब के अंदर आपकी तमाम फाइनेंशियल एंट्रीज वोचर्स के जरिए पॉसिबल एंड डूएबल हैं। इसी तरह कैपिटल में आप देखेंगे कि ओनर कैपिटल के नाम से एक अकाउंट बाय डिफॉल्ट बना होता है और उसके अंदर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लाइबिलिटीज में अकाउंट रिसीवेबल और उसके नीचे सप्लायर पेबल्स का, फिर देन जीएसटी रिसीव्ड और जीएसटी पेड की ट्रांजैक्शन। ये तमाम वो सिस्टम बाय डिफॉल्ट जो तहसील सिस्टम के साथ आपको बेसिक अकाउंट्स बने होते हैं। अब इनमें ही अकाउंट पेबल्स के नीचे आप एक नई कैटेगरी बना सकते हैं लोन्स की, आपकी लीज अकाउंट्स की, आपकी इसी तरह कोई भी आपकी जो फाइनेंस की जरूरत होती है वो यहाँ पे आप अकाउंट सुन के बना लेते हैं। रेवेन्यू अकाउंट में बाय डिफॉल्ट सेल रेवेन्यू एक अकाउंट आ रहा होता है और आपकी जितनी भी सेल हो रही होती है उसका क्रेडिट इफेक्ट जो है वो यहाँ पे सेल रेवेन्यू में इम्पेक्ट हो रहा होता है। सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारा डील कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जरूरत पड़ सकती है कि आप लेट से अदर इनकम के नाम से कोई अकाउंट बनाना चाहें, आपकी लोकल सेल या और उसके साथ अगर एक्सपोर्ट भी है तो आप लोकल सेल का अकाउंट अलहदा, एक्सपोर्ट का अलहदा करना चाहें तो ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। यू कैन प्ले अराउंड विद देम। इसी तरह एक्सपेंसेस के अंदर आप देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट मौजूद है जिसके अंदर कंट्रोल अकाउंट है, जिसके अंदर डिस्काउंट गिवन एज ए एक्सपेंस के तौर पे आपके सब एंट्रीज बाय डिफॉल्ट इसमें आ रही होती हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हर सेल पे आपकी जो भी आइटम सेल हो रही हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सीओजीएस का जो इम्पैक्ट होता है वो उस वक्त सेल के टाइम पे इस अकाउंट को हिट कर रहा होता है। और अगेन मैं रिपीट कर दूं कि ये FIFO मेथड के तहत हमारा सिस्टम उसको कैलकुलेट कर रहा होता है और वो यहाँ पे एक्सपेंस कर रहा होता है, आपकी एक्सपेंस आउट हो रही होती है। अक्सर बिजनेस ओनर्स को जो कि जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं होता उनको ये कंफ्यूजन होती है कि वो कहते हैं परचेजिंग की है तो वो हमने एक्सपेंस के तौर पे उसको डील करना है। जो आपने रॉ मटेरियल या कोई भी स्टॉक आपने बाय किया है वो आपका एक्सपेंस उस वक्त नहीं होता। आपने उसके अगेंस्ट जो पेमेंट की है तो उसके अगेंस्ट कोई स्टॉक भी तो आया है। तो इसलिए जब भी आप कोई परचेजिंग करते हैं तो वो बेसिकली सबसे पहले उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके स्टॉक अकाउंट्स में जाता है। यहाँ पे मैं आपको करंट एसेट्स के अंदर दिखाऊं कि ये स्टॉक अकाउंट है जिसके नीचे स्टॉक इन हैंड आ रहा होता है। तो आपकी जितनी भी बाइंग हो रही होती है परचेज मॉड्यूल के अंदर, वो स्टॉक्स इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर आपको उसके इम्पैक्ट तो वहां पे मैनेज हो रहे होते हैं, बट जो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट है वो स्टॉक इन हैंड को हिट कर रहा होता है। और जब आपकी कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाती है और आप प्रोडक्शन किसी सिस्टम कोई किसी चीज की डालते हैं तो वो स्टॉक इन हैंड को क्रेडिट करके वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर देता है। और जब वो कोई चीज आपकी जो फिनिश गुड है वो बिकती है तो उस सिर्फ उतनी चीज जो बिकी है उसके अंदर जितना भी रॉ मटेरियल कंज्यूम हुए थे या अगर वो ट्रेड आइटम है तो वो जितने की आई थी उसका इम्पैक्ट जो है वो फिर डायरेक्ट आपके एक्सपेंस के अंदर
कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हिट कर रहा होता है। यानी कि आपका एक्सपेंस सिर्फ वो चीज होती है जो सेल हो गई है और उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है, जो बाइंग प्राइस के ऊपर जो आप उसकी कॉस्ट बनती है, वो उस आइटम जब तक वो सेल नहीं होती उस वक्त तक वो आपके एसेट में पड़ी है ना, तो वो आपका एक्सपेंस नहीं है। वो एक्सपेंस आपका उस वक्त बनता है जब वो चीज सेल हो जाती है। तो इसलिए सेल के टाइम पे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स का एक्सपेंस आउट हो रहा होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे ही एडमिन एक्सपेंसेस की कैटेगरी है, एक इनकम एक्सपेंस का फिक्स अकाउंट है। अब एडमिन एक्सपेंसेस की कैटेगरी में एम्प्लॉय सैलरीज के अकाउंट्स हैं, ब्रेकेज, वेस्टेज, रेंट, बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ पे आप अब मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट के अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर फ्रेट का अकाउंट भी आए, तो आप कॉस्ट ऑफ सेल के नीचे एक फ्रेट का अकाउंट बनाएंगे और जितने भी आपके सेल के रिलेटेड डिलीवरी का एक्सपेंस है, यानी कि एक सेल पे जितना भी एक्सपेंस आ रहा होता है उसमें फ्रेट का एक्सपेंस शामिल हो सकता है। आप उसमें बिजली का एक्सपेंस अगर काउंट करना चाहते हैं, आप उसमें अगर रेंट का भी अकाउंट शामिल करना चाहते हैं, तो आप ये कॉस्ट ऑफ सेल के हेड के नीचे उन तमाम चीजों को रखेंगे जो कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सेक्शन में आप देखना चाहते हैं प्रॉफिट लॉस के अंदर। जब हम प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ये चीज फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी। और यहाँ पे दूसरी कैटेगरी एडमिन एक्सपेंसेस है। तीसरी कैटेगरी आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे बना देता हूँ मार्केटिंग एक्सपेंसेस। मार्केटिंग एक्सपेंस, और इसको मैं कंट्रोल अकाउंट रखता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये मेन ही एक्सपेंस के नीचे एक मेन कैटेगरी के तौर पे मार्केटिंग एक्सपेंसेस बन गई है। इसके नीचे मैं कह देता हूँ कि ब्रोशर प्रिंटिंग हमारा एक लेट्स इसका एक मैं कहता हूँ कि डिटेल अकाउंट है। जरूरी नहीं है कि आपने 5वें लेवल तक खींच के ले जाना है अपने अकाउंट्स की हायरार्की को। आप अपने किसी भी लेवल पे किसी भी अकाउंट को डिटेल कर सकते हैं और वहां से उसका आगे चाइल्ड नहीं बनेगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस में अगर कोई मेरा मार्केटिंग एक्सपेंसेस में जो मार्केटिंग के लोग हैं उनकी सैलरी अगर आ रही हैं तो मैं उनके अकाउंट बना सकता हूँ। मार्केटिंग के लिए अगर मैंने कोई एड चलाई है तो एड का एक्सपेंस का अकाउंट मैं बना लेता हूँ और उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे आप दो नोट करेंगे कि एक्सपेंसेस की दफा डिटेल का मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसका कोई ओपनिंग बैलेंस वाला सेक्शन नीचे नहीं आता। उसकी वजह यह है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत जो एक्सपेंस अकाउंट्स होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो जिस दिन से आप सिस्टम तरसील पे अपना शुरू करेंगे, बाकी तमाम ऊपर वाली जो क्लासेस हैं अकाउंट्स की, उन सब के ओपनिंग बैलेंसेस पॉसिबल हैं। बट डिटेल जो एक्सपेंस अकाउंट्स होते हैं इनका कोई ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं। ठीक है, तो ये जिस दिन से आपने सिस्टम शुरू किया उस दिन से आप वोचर्स के जरिए एक्सपेंसेस में एंट्रियां कर सकते हैं, बट इनके कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होते। तो ये मैंने एक डिटेल अकाउंट बना दिया। तो आई होप सो कि अच्छा, इसी तरह ही मैं अब चाहता हूँ कि एक और सिनेरियो हम डिस्कस कर लें कि मार्केटिंग एक्सपेंस में एक मैंने अकाउंट बनाया एड एक्सपेंस का, और फर्ज करते हैं कि ये अकाउंट मेरा मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये एडमिन का एक्सपेंस था और मैंने इसको गलत कैटेगरी में डाल दिया। तो अब अगर मैंने इसको यहाँ से उठा के एडमिन एक्सपेंस में ले जाना होगा तो बड़ा सिंपल है। आप इस एडमिन एक्सपेंस को फाइंड के बटन से जाके मार्केटिंग एक्सपेंस को ओपन करेंगे और एड एक्सपेंस को एडिट करेंगे। वैसे तो ये एड एक्सपेंस मार्केटिंग का एक्सपेंस होता है, लेकिन मैं जस्ट एक सिनेरियो समझाने के लिए कि अगर आपने एक अकाउंट गलती से किसी और क्लास में बना लिया है, कैटेगरी में बना लिया है, या कल को आप रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को, आपके अमाउंट्स या बैलेंसेस उन पे कोई इम्पैक्ट आए बगैर, तो आप उसकी मैं एग्जांपल आपसे शेयर करूं कि इस तरीके से कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसको फाइंड का बटन दबा के एडिट किया है एड एक्सपेंस अकाउंट्स को। ये इस वक्त 5004 इसका पेरेंट अकाउंट है जिसका चाइल्ड है 5004002। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि ये मार्केटिंग एक्सपेंस की बजाय इसको मैं ले जाऊं एडमिन एक्सपेंस के अंदर। तो मैं इसको एडमिन एक्सपेंस को सिलेक्ट कर लूंगा, तो मुझे सिस्टम ने एडमिन एक्सपेंस ऊपर पेरेंट में सिलेक्ट कर दिया और इसका कोड चेंज कर दिया है। क्यों? अब ये जो एडमिन एक्सपेंस के अंदर जो कोडिंग सिनेरियो चल रही उसमें जो मैक्स नंबर है
3 अकाउंट वहां पे एडमिन एक्सपेंस में ऑलरेडी डिटेल अकाउंट मौजूद है, इसने ये चौथा नंबर इसको लगा दिया। और जब मैं इसको अपडेट करके अब मैं फाइंड करके अपनी हायरार्की देखूंगा तो आप देखेंगे कि जो आपका एड एक्सपेंस का अकाउंट है, मार्केटिंग एक्सपेंस से वो निकल चुका है और एडमिन एक्सपेंस के अंदर वो आपका ये एड एक्सपेंस अकाउंट आ चुका है। तो इस तरीके से बहुत इजीली आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट की पूरी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये था हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट का प्रोसेस। अब हम आते हैं फाइनेंस मॉड्यूल। फाइनेंस मॉड्यूल को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कैश पेमेंट वोचर की ऑप्शन अवेलेबल है। बैंक पेमेंट वोचर है, कैश रिसीट वोचर, बैंक रिसीट वोचर, जनरल वोचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये तमाम वोचर्स आपको अवेलेबल हैं। अब कैश पेमेंट वोचर में हम एग्जांपल कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक एक्सपेंस किया, एड एक्सपेंस। तो हमने एड एक्सपेंस से क्रिएट किया है। लेट्स से मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कि फेसबुक पे मैंने ऐड चलाया है और उसका फेसबुक ऐड एक्सपेंस है और मेरी अमाउंट जो वहां पे खर्च हुई है, लेट्स से मैंने 15,000 रुपया स्पेंड किया। इधर मुझे कैश अकाउंट बताना होगा उसका कि मैंने ये किस कैश अकाउंट से, आपके मल्टीपल कैश अकाउंट सिस्टम में अवेलेबल है ना, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि किस कैश अकाउंट से किस डेट को ये एंट्री हुई है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये फलानी डेट का। आप बैक डेट्स में भी जाके उसको मैनेज कर सकते हैं कि ये, और या अगर आपने टुडे किया है तो जस्ट टुडे पे क्लिक करेंगे तो आज की डेट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। अब इस एंट्री में बाय डिफॉल्ट डेबिट अमाउंट तो 15,000 रुपया हो रहा है एड एक्सपेंस का अकाउंट, लेकिन 15,000 रुपया क्रेडिट अब जो होगा वो इस कैश अकाउंट को होगा जो मैंने राइट साइड पे सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये मैंने इसको कंफर्म किया, कंफर्म एंड प्रिंट करूंगा तो मुझे साथ इसका वोचर भी सिस्टम जो है वो निकाल के दे देगा। ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरा लोगो आ रहा है, कंपनी का नेम एड्रेस आ रहा है, उसकी वो टाइटल बता रहा है कि ये कैश पेमेंट वोचर है, CPV 001 उसको वो नंबर असाइन हुआ है, 17 जनवरी 2025 का ये अकाउंट है। कैश अकाउंट कोड्स आ रहे हैं, अकाउंट डिस्क्रिप्शन आ रही है। कैश ऑफिस को सिस्टम ने 15,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया और एड एक्सपेंस अकाउंट को इस डिटेल के साथ 15,000 रुपया डेबिट कर। टोटल्स जो है हमेशा हर वोचर के डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल हो। नीचे आपको सिग्नेचर्स की जगह अवेलेबल है, प्रीपेड बाई, वेरीफाइड बाई, अप्रूव्ड बाई एंड रिसीव्ड बाई की, और उसके नीचे आपको ये आपका तमाम वो एक वोचर का प्रिंट, ठीक है, जो कि आपको सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। इसी वोचर को फर्ज करें कि आप कहते हैं कि ये कुछ इसमें चेंजेस करनी थी, कुछ रह गया, तो आप इसको फाइंड करके एडिट कर सकते हैं। फाइंड करके आपके जितने भी वोचर CPV के पड़े होंगे वो सब यहाँ पे लिस्टेड होंगे और हर वोचर के साथ ये एडिट की ऑप्शन है, डिलीट की ऑप्शन है, प्रिंट की ऑप्शन है। ये तमाम एक्शंस जो हैं ये राइट बेस्ड हैं। इसी तरह अगर एडिट करने का किसी को राइट है और डेट का राइट उसको चेंज करने का नहीं दिया हुआ आपने, तो वो उसको ये डेट वाला बॉक्स ही नहीं मिलेगा। तो ये आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए अपने यूजर्स क्रिएट करते हैं तहसील सिस्टम में, तो उनके रोल्स एंड राइट्स आप सेट कर सकते हैं इन डिटेल। 100% राइट्स हम पिछले सेशन में उस पर पूरा हम डिटेल वो देख चुके हैं। तो आप उन राइट्स के होते हुए आप जिस यूजर को, अब आपने एक यूजर को राइट दिया कि वो डेट चेंज करने का राइट नहीं है, वो सिर्फ एक्सपेंस डाल सकता है बट उसकी डेट चेंज नहीं कर सकता, और साथ आपने उसका डॉक्यूमेंट एडिट करने का राइट भी खत्म कर दिया कि वो एडिट भी नहीं कर सकता। तो वो सिर्फ डाल सकेगा जो कि सिर्फ आज की डेट में वोचर पड़ेगा, और उसको वो फाइंड करके देख तो सकेगा बट एडिट नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके पास एडिट का राइट नहीं है, और ना ही वो डालते हुए डेट चेंज कर सकेगा। तो तहसील सिस्टम आपको हेल्प आउट करता है वेरी सिंप्लीफाइड तरीके से कि आप अपने मल्टीपल यूजर्स को उनके रोल्स एंड राइट सेट कर सकें और वो वही काम कर सकें जो आपने उनको अलाउ किया। तो ये मैंने फाइंड करके एडिट मोड में आया और मैंने कहा कि यार इसका जो था ना, ये 17 जनवरी का नहीं, ये 16 जनवरी का एक्सपेंस था, और ये 15,000 का नहीं, ये 15,500 का एक्सपेंस था। ठीक है, और मुझे एक याद आया कि एक और खर्चा भी था जो कि इसमें डालना था, वो ब्रोशर प्रिंटिंग का था, और वो भी मुझे इसी वोचर में डाल लेना चाहिए था। मैं पहले भूल गया था, अब मैंने वो भी डाल दिया इसमें।
और अगर इनमें से कोई चीज मैंने खत्म करनी है तो ये क्रॉस का बटन है, मैं उसको क्लिक करूंगा तो वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने करके इसको अपडेट करके कंफर्म कर दिया। अब आप फाइंड करके देखेंगे तो इसी वोचर को आपका एडिट, डिलीट और प्रिंट की ऑप्शन, डिलीट का राइट भी जिसके पास होगा, एडमिन अकाउंट को सब राइट्स, लेकिन एडमिन जब आगे यूजर्स अपने क्रिएट करता है तो वो जो जो राइट्स जिसको अवेलेबल है उसको, किसी को प्रिंट का आपने राइट नहीं दिया होगा वो प्रिंट नहीं कर सकता, किसी को एडिट का राइट नहीं है, डिलीट का राइट नहीं है, तो राइट बेस्ड ये सारा चल रहा होता है। तो अब मैंने उसी वोचर को CPV001 को प्रिंट करके देखा है, तो मुझे उसने वो बता दिया कि भाई कैश ऑफिस आपका 17,500 से क्रेडिट, क्योंकि ब्रोशर प्रिंटिंग 2,000 रुपए की हमने करवाई है और एड एक्सपेंस जो है 15,500 का करवाया है, टोटल डेबिट जो है वो 17,500 है, तो कैश जो है वो भी 17,500 से ही क्रेडिट होगा ना। तो इस तरीके से ये हमने अपना पहला कैश पेमेंट वोचर देखा है। अब मैं आ जाता हूँ आपके बैंक पेमेंट वोचर से। आपने किसी को पेमेंट की है, अच्छा यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है। आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि कैश पेमेंट में मैंने अपने वेंडर को पेमेंट की है तो मुझे यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं आ रही। तो ऑपरेशन के अंदर ये जो पेमेंट की ऑप्शन आपको अवेलेबल है, ये वाली यूज होगी आपके वेंडर्स को पेमेंट करने की, ठीक है। और अगर आपने बैंक से पेमेंट की है तो वो जो पेमेंट की विंडो है वहां पे ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब आप वेंडर्स को डील कर रहे हैं तो उसके लिए ऑपरेशन के वो पेमेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह कस्टमर से आपको कैश रिसीव हुआ है कैश में या बैंक में, तो उसके लिए कैश रिसीट या बैंक रिसीट की विंडो नहीं यूज करेंगे, आप ऑपरेशन के अंदर कलेक्शन की विंडो यूज करेंगे। मैं ये दोनों विंडोज आपको दिखा भी देता हूँ। कलेक्शन में मुझे मेरे सारे कस्टमर्स अवेलेबल हैं और लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैंने शोएब से मेरा जो कस्टमर है उससे मैंने कैश ऑफिस में या बैंक में पेमेंट सेलेक्ट की, रिसीव की। तो अगर बैंक है तो मेरे पास मल्टीपल बैंक है, तो किस बैंक का कौन सा चेक नंबर था मैं यहाँ पे चेक नंबर डालूंगा और उस चेक की जो डेट है वो डालूंगा कि जी ये 31 तारीख का चेक है और अमाउंट उसमें कितनी है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस कस्टमर का बैलेंस 2,980 है, तो मुझे 2,000 रुपया लेट्स से आज रिसीव और वो मुझे चेक रिसीव हुआ है या जैज कैश के जरिए आया पेमेंट और मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट से जाके जैज कैश का अकाउंट बनाया हुआ, तो यहाँ पे मैं जैज कैश सिलेक्ट करूंगा, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी ट्रांजैक्शन डेट डालूंगा और ये किस यूजर ने, अगर तो ये एडमिनिस्ट्रेटर ही कर रहा है तो वो अपना सिलेक्ट कर लेगा, अदरवाइज वो जिस यूजर ने किया है वो उस यूजर का, और कोई नोट अगर इसका है तो मैं यहाँ पे वो नोट दे सकता हूँ। तो ये इस तरीके से कलेक्शन की पेमेंट जो कस्टमर से होनी वो इस तरीके से पॉसिबल है। और जो वेंडर्स को पेमेंट आपने करनी है वो यहाँ से मौजूद है। अभी हमने वेंडर कोई नहीं बनाया हुआ, तो वेंडर को कैश पेमेंट या बैंक पेमेंट जो भी आप कर रहे हैं उसकी डिटेल दे के अमाउंट जो पे की है वो आप बताएंगे और आपकी कस्टमर और वेंडर की जो कैश की कलेक्शन और जो फाइनेंस के अंदर कैश की पेमेंट है या बैंक की पेमेंट है, ये आपकी एक्सपेंसेस को हो सकती है या नॉन वेंडर्स को जितनी भी आपकी पेमेंट्स होंगी वो तमाम। लेट से आपने किसी एम्प्लॉय को एडवांस दिया है तो वो आपको कैश पेमेंट से देना होगा या बैंक पेमेंट से। आपने कोई लीज आपने कुछ लिया हुआ है तो आपने बैंक की वो किस्त दी है तो वो यहाँ से आपने वोचर डाल। और इसी तरह लेट्स से कि आपने कैश पेमेंट को या बैंक पेमेंट को आप यूज करते हुए अपने ही बैंक अकाउंट से, मैं कहता हूं कि यहाँ पे हम बैंक सेलेक्ट कर लें कि भी ठोकर या लेट्स से अलाइड बैंक है, अलाइड बैंक से मैंने अपने कैश अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर की, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जी मैंने 1 मिलियन जो है वो बैंक से क्रेडिट किया और कैश में डाला, ठीक है। तो ये मेरी जो इंटरनल ट्रांजैक्शंस होंगी उनके लिए भी आपको वोचर्स जो हैं वो यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो उधर पेमेंट और कलेक्शन की विंडोज हैं वो सिर्फ कस्टमर्स और वेंडर्स को डील करने की। तो आई होप सो कि मैंने ये चीजें सिंपली आपको कन्वे कर दी हैं। तो जिस तरीके से बैंक पेमेंट या कैश पेमेंट का वोचर्स काम कर रहे हैं उसी तरीके से कैश रिसीट और बैंक रिसीट के वोचर। अब यहाँ से आप अगर कोई
आप कहते हैं कि ओनर ने आज 2 लाख रुपया लेट्स से कैश ऑफिस में डाला, तो ओनर 2 लाख से क्रेडिट हो जाएगा और कैश ऑफिस जो है वो 2 लाख से डेबिट हो जाएगा, यानी कि उसमें वो उतनी अमाउंट इजाफा हो जाएगा। मैंने ये वोचर डाल दिया। अब ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि ओनर से पेमेंट ट्रांसफर हुई है इधर कैश में, और अगर ओनर को पेमेंट आपने वापस की है तो आप इधर आप सेलेक्ट कर सकते हैं ओनर का अकाउंट, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कैश पेमेंट में जाकर, और इधर कैश अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कि भाई ये इस कैश अकाउंट से ओनर को इतनी पेमेंट हमने वापस की है, लेट्स से 20,000 पे, तो उसकी ये ट्रांजैक्शन, और उसमें कोई भी डिटेल, नोट्स, प्रिस्क्रिप्शन हर एंट्री के साथ ये तमाम चीजें आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सो कैश बैंक पेमेंट, कैश पेमेंट, कैश रिसीट, बैंक रिसीट, आई होप सो कि ये बहुत सिंपली हमने इसका देख लिया कि ये डूएबल है। जर्नल वोचर, यहाँ पे कैश और बैंक की एब्सेंस में कोई ट्रांजैक्शन एंट्री आपकी अगर है तो उसके लिए आपको जर्नल वोचर यूज करना पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे कि राइट साइड पे किसी किस्म का कोई वोचर, कोई अकाउंट सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे ही सिलेक्ट अकाउंट्स में आपको मल्टीपल अकाउंट्स को, लेट्स से मैं कैश पेमेंट का एक वोचर जेबी के जरिए भी डील कर सकता हूँ, और नॉर्मली अगर विद इन ऑफिस आपका कैश के मल्टीपल अकाउंट्स हैं और एक कैश से दूसरे कैश में या एक बैंक से दूसरे बैंक में या कैश से बैंक में विद इन ऑफिस, विद इन योर बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो वो जेवीज के जरिए उनकी नॉर्मली ट्रीटमेंट की जाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे कैश ऑफिस से मैंने 20,000 रुपया निकाला, उसको मैं क्रेडिट करूंगा कैश ऑफिस को। मैंने 20,000 रुपया निकाला और मैंने जो हमारा अलाइड बैंक है उसमें डाला, तो मैं अलाइड बैंक को डेबिट कर दूंगा। और लेट्स से मैं कहता हूँ कि अलाइड बैंक में 10,000 रुपये मैंने अलाइड बैंक में डाला है और जो मीजान बैंक है 10,000 रुपये मैंने उसमें डाला, तो आप इस तरीके से भी वोचर कर सकते हैं। और जो नीचे टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट है ना, ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो सिस्टम उस एंट्री को बिल्कुल भी नहीं सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दिस इज हेयर, और कोई मैंने नोट डालना है वो दे सकता हूँ, हर एंट्री के साथ कोई डिस्क्रिप्शन डालनी है तो वो दे सकता हूँ, पोस्ट करूंगा, कंफर्म करूंगा, तो ये मेरा वोचर पोस्ट हो गया। यहाँ पे भी आप जाके फाइंड में उसी तरह जो भी आपके जेवीज हैं उनको आप देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एज ए एडमिन आपके पास तमाम राइट्स हैं, बट जो आपके स्टाफ होंगे उनको जो राइट्स आपने दिए होंगे वो वही उनको एक्शंस नजर आएंगे। तो ये रहा हमारा यहाँ तक का पार्ट। अब आ जाते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की तरफ। तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो हैं ये नॉर्मली आपके कस्टमर और वेंडर्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, एडजस्टमेंट्स के लिए यूज होते हैं, या उनके साथ कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन आपकी जो कि डायरेक्टली आपकी सेल या परचेज से हैंडल नहीं हो सकती, ठीक है, या कलेक्शन और पेमेंट की विंडो से वो ट्रीट नहीं हो सकती, तो उसके लिए आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स से कि मैंने डेबिट नोट सेलेक्ट किया और मैंने इसमें कह दिया कि मेरा जो कैश ऑफिस है वो मेरा 1,000 रुपये से क्रेडिट होगा, और जो मेरा ये कस्टमर है इसको मैं डेबिट करने जा रहा हूँ एडजस्टमेंट की मदद। कोई मेरा उसके साथ तनाज़ा हुआ था, तो बुक्स में फर्क था, या उसको कोई कंप्लेन थी, तो मैंने 1,000 रुपया उसको रीइंबर्स करना है, और उसकी ऑपरेशन के अंदर तो कोई ऐसी ऑप्शन नहीं अवेलेबल, तो लेकिन आप डेबिट नोट के जरिए उसकी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैंने ये इस तरीके से उसकी एडजस्टमेंट डाल दी और मैंने इसको सेव कर दिया। और यही अगर मैंने कस्टमर से वो पैसे रिसीव करने होते तो उसके लिए फिर मैंने ये क्रेडिट नोट यूज करता। और यहाँ ये पार्टी यहाँ पे इसलिए लिखा आ रहा है, कस्टमर नहीं लिखा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके कस्टमर और वेंडर सारे लोड होते हैं। ठीक है, तो आप कस्टमर के साथ कोई एडजस्टमेंट करनी है, वेंडर के साथ कोई एडजस्टमेंट करनी है, यू कैन डू दैट। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे आई होप सो कि ये डेबिट क्रेडिट नोट भी आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है एंड वेरी वेरी इजी टू यूज है। हमने कोशिश की है, और हमारी जो सबसे ज्यादा मेहनत हुई है ना इस एप्लीकेशन पे, वो इसको सिंप्लीफाई करने पे हुई कि एक आम बिजनेस ओनर भी
मैं उसके बिहाइंड द सीन में आपको इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, उनमें से एक जो मेजर रीजन है मैं वो आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मोर देन 1000 सीईओज के साथ मैं काम कर चुका हूँ पिछले 25 साल। और उन मोर देन 1000 सीईओज में से 60 to 70% सीईओज जो थे वो बहुत कम पढ़े लिखे थे या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, बट उनके पास ये तमाम चीजों का कॉन्सेप्ट की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो जीरो से चले थे और उन्होंने एक एक स्टेप पे लर्निंग करते करते एम्पायर्स अपनी बिजनेस की खड़ी की। तो बहुत सारे सक्सेसफुल जो अक्सरियत मैंने बिजनेस पर्सन्स की देखी है वो मोस्टली वो थे जिनको किसी स्कूल या कॉलेज ने ये नहीं कहा था कि भाई ये नहीं कर, उनके जो दिल में आया उन्होंने किया। तो आई रियली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल दोज गाइस जिन्होंने रिसोर्सेज ना होने के बावजूद, इल्म ना होने के बावजूद, क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद अपनी एफर्ट से, अपनी मेहनत से, अपनी विल से ट्राई करके हर चीज सीखी। और ये हमारा फाइनेंस का मॉड्यूल आज भी ऐसे बहुत सारे बिजनेस पर्सन, मेजोरिटी ऑफ देम जो यूज कर रहे हैं उनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो जब एक दफा हमसे वो ट्रेनिंग ले लेते हैं उनको हर चीज वो पिक कर लेते हैं और अपना वो अपने पूरा फाइनेंस का मॉड्यूल हमारा यूटिलाइज जितना उनकी नीड होती है वो उतना यूज करना शुरू कर देते हैं और उसमें उनकी एवरीथिंग कवर होती है। अब मैं वापस आता हूँ, ये हमने फाइनेंस की एंट्रीज का सेक्शन हमने कंप्लीट कर। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो रिपोर्टिंग का है। तो रिपोर्टिंग के अंदर वैसे तो तहसील सिस्टम के अंदर मोर देन 100 के करीब रिपोर्ट्स हैं, और जो आपको ये एक भी कोई रिपोर्ट आप किसी पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर 5-5, 6-6 रिपोर्ट्स मल्टीपल क्राइटेरियाज के अगेंस्ट आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स मिलती है। तो लेकिन अभी हम चूंकि बात कर रहे हैं फाइनेंस मॉड्यूल की तो मैं उसी की तरफ रहूंगा। हमारी एक न्यू क्रेडिट एजिंग रिपोर्ट आई है, तो ये इसलिए उसके साथ ये न्यू का टैग चंद दिन आता रहेगा। इसी तरह एक प्रोडक्शन की रिपोर्ट अपडेटेड न्यू रिपोर्ट आई है तो उसके साथ आ रहा है। तो अभी मैं महदूद करता हूँ और टाइम का भी मुझे बताया जा रहा है कि टाइम हमने काफ़ी कवर कर लिया है। तो लेकिन यहाँ पे अब प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट है, तो अगर इसकी बात करें तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट करंट मंथ का स्टार्टिंग डेट जो है वो यहाँ पे आ रही होती है और टुडे डेट जो है वो एंडिंग डेट में आ रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्हीं डेट्स का भी मैं अगर लेना चाहता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे ये करंट पीरियड जो कि 1 जनवरी से 17 जनवरी हमने सिलेक्ट किया था वो बता रहा है, और इधर कंपैरिजन के तौर पे सेम ड्यूरेशन का जो प्रीवियस पीरियड ऊपर उसकी वो डेट सिस्टम ने खुद ही कैलकुलेट करके बता दी कि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का, यानी कि जो अब 17 दिन है उससे पिछले जो 17 दिन है वो उसका वो मुझे कंपैरिजन दिखा रहा है। लेकिन सिस्टम में चूंकि अभी एंट्रीज उस हिसाब से हैं तो वो हमें उस हिसाब से बताएगा। 915 रुपए की सेल बता रहा है। मटेरियल कॉस्ट उसने बताया कि अभी नहीं है क्योंकि सिस्टम ये हम ट्रायल के तौर पे इसको यूज कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शंस इसमें नहीं है, लेकिन जो डाटा सिस्टम के अंदर है उसकी बेस पे सिस्टम ने हमें बताया कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 0 है और जो सेल है आपकी वो 915 रुपये 25 पैसे है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका बना वो 915 रुपये 25 पैसे बना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके ब्रोशर प्रिंटिंग आपने 2000 की, एड एक्सपेंस आपने 15,500 किया, तो टोटल 17,500 का आपका एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट लॉस वो आपको पैरेंथेसिस में मींस के लॉस बता रहा है कि 16,584 रुपये आपका लॉस है। तो इनकम टैक्स टैक्सेशन हमने कुछ नहीं दी हुई, तो ये जो लॉस है प्रॉफिट लॉस है ये बिफोर टैक्सेशन है, और अगर हमने टैक्स की एंट्रीज कर ली हैं इस साल की तो उसके बाद जो नेट प्रॉफिट लॉस आपका बनता है सिस्टम आपको वो बता देता है। तो ये तो अभी 1 महीने की रिपोर्ट है ना, तो ये डेट्स के जरिए आप इसको सिलेक्ट करके
तो अपने पूरा फिस्कल ईयर की रिपोर्ट जब आप जनरेट करना चाहेंगे तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेट से आप कहते हैं कि 1 जुलाई से लेके आज तक की मुझे रिपोर्ट दे दो, तो सिस्टम उस हिसाब से आपको पूरी कैलकुलेशन करके दे देगा। आप पूरे साल की डेट ले लेते हो तो करंट पीरियड में वो 1 साल की, और प्रीवियस पीरियड में उससे पिछले साल का पूरा वो फाइनेंस की आपका कैलकुलेशन करके आपको नेट प्रॉफिट लॉस तक आपको कंप्लीट डाटा सिस्टम प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिपोर्ट की। बट इसके अंदर जो डाटा है वो अभी उस तरीके से नहीं होगा क्योंकि हमने बाइंग नहीं की हुई चीज़ों की। तो अब ये देखेंगे कि हमने 19 लीटर की सेल डाली थी रिफिल की 5 की, और हमारे पास स्टॉक उसका अवेलेबल नहीं था, इसलिए इन प्राइस वो 0 ले रहा है, आउट प्राइस 120 ले रहा है, 120 रेट पे हमने बेचा। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट 600 रुपये पूरा ही बता। इसी तरह 19 लीटर रिफिल 4 हमने सेल की, सेल नंबर 3 के तहत 4 क्वांटिटी थी 120 रुपए से 480 रुपए उसने बता दिया, तो टोटल सेल 1080 रुपए, और वो उसने उसकी सारी की सारी कैलकुलेशन करके हमें ये फिगर्स दे दी हैं। अगर आपने प्रॉपरली सिस्टम को चलाएंगे, सिस्टम में ओपनिंग स्टॉक डाले होंगे, परचेजेस डाली होंगी, या रिफिल है आपकी तो उसकी प्रोडक्शन डाली होंगी, ठीक है, तो आपको सिस्टम आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस लेस करके सेल प्राइस से आपको एग्जैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट सिस्टम बता रहा होता है। तो ये आपकी हो गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की रिपोर्ट। अच्छा, इसमें अगर दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं आपको कुछ एंट्रीज करके फर्दर डिटेल भी दिखाऊं, लेकिन आप पे भी कुछ छोड़ता हूं कि आप खुद भी अब इस पे थोड़ी सी एफर्ट करें, परचेजेस डालें। बेशक ट्रायल के अंदर इसको यूटिलाइज करके अपने रियल टाइम सिनेरियो को एक दिन की तमाम सेल्स परचेजेस सिस्टम में डालें, और फिर सिस्टम की ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रिपोर्ट या बैलेंस शीट की रिपोर्ट या प्रॉफिट लॉस, इन चीज़ों को आप चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाउ सिस्टम इज वर्किंग इन फैक्ट। तो अब हम ट्रायल बैलेंस की बात कर लेते हैं। ये जो ट्रायल बैलेंस की स्टेटमेंट है, बेसिकली ये आपका सिस्टम की जो हेल्थ है ये उसका बता रही होती है कि अगर तो आपका ग्रैंड टोटल्स में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है, तो मींस के डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम की जो फाइनेंशियल हेल्थ है एंट्रीज की, ठीक है, वो एक्यूरेट है, आपका सिस्टम ठीक काम कर रहा है। बाकी अगर कोई कहीं पे किसी वोचर में कोई एंट्री में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये डिफरेंस 0 नहीं होगा। तो ये ओवरऑल आपके सिस्टम की कोई एंट्रीज के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे इस ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस में। और यहाँ पे आपको दूसरा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको एसेट का सेक्शन, देन कैपिटल, देन एक्सपेंस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, आपको 5 क्लासेस अपनी मिल रही हैं, और उनके अंदर किस किस अकाउंट में क्या क्या डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, वो तमाम आपको यहाँ पे मिल रहा है। और टोटल आपके एसेट्स कितने हैं इस वक्त, ये आपकी नेटवर्थ है इस वक्त कि आपका 2.3 मिलियन का आपका एसेट है इस वक्त। कैपिटल जो है 2.334 मिलियन है आपका, ठीक है। एक्सपेंसेस जो है आपके वो ये हुए हैं। लाइबिलिटीज आपने जो पे करनी है वो ये है, जो कि जीएसटी आपने रिसीव किया हुआ है, जारी बात आपने गवर्नमेंट को पे करना है। रेवेन्यू जो है आपका वो अब तक का ये है। तो इनकी ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये ओवरऑल आपको सिस्टम की हेल्थ देने के लिए। इसी तरह बैलेंस शीट को, प्रॉफिट लॉस की तरह बैलेंस शीट को भी चेक करें। मैं यहाँ पे आपको क्रेडिट एजिंग रिपोर्ट का एक छोटा सा व्यू करवाना चाह रहा हूँ कि मैं जोन वाइज भी कर सकता हूँ, मंथ वाइज भी कर सकता हूँ, और डेज के साथ भी। क्रेडिट एजिंग रिपोर्ट जेबी फाइनेंस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और मेरे किसी कस्टमर का उधार ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये रिपोर्ट खाली आ रही है। और अगर वो उधार हो कस्टमर्स का तो वो यहाँ पे नजर आएगा। हम थोड़ा सा चलें कुछ ट्रांजैक्शंस करके कोई उधार शुधार पैदा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ना प्रोडक्शन में आता हूँ, और आई होप सो कि जब हमने आइटम्स डिफाइन की थी तो उस वक्त हमने रिफिल जो क्रिएट की थी उसकी रेसिपी में
कैप्स भी डाले थे। तो ये इस पूरे इम्पैक्ट को चेक करने के लिए मैंने जस्ट ये इसको वेरीफाई किया है। और यहाँ से पहले मैं सबसे पहले तो एक मैं वेंडर क्रिएट कर लेता हूँ, और उसकी हमें चूंकि परचेज डालनी है, तो वो मैं परचेज की विंडो से डायरेक्ट भी इस बटन को यूज करते हुए वेंडर को क्रिएट कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरा जो वेंडर है उसका नाम वेंडर ABC, और मैं और कुछ भी नहीं उसका देता, सेव कर देता हूँ। मेरा वेंडर क्रिएट हो गया, इसको मैंने बंद किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे वेंडर मेरे पास अवेलेबल है। मेरे पास 2 रॉ मटेरियल्स हैं। तो मैं कहता हूँ कैप 19 लीटर जो है, मैंने ये 5000 मेरे पास पहले पड़े हैं, तो मैंने 150 और खरीदे हैं, ठीक है, या 1500 और खरीदे हैं, इसी रेट पे खरीदे हैं, या 6.75 पे मैंने ये खरीदे हैं। और इनको क्रेडिट है, मैंने पेमेंट नहीं की इस वेंडर को, और नोट डाल दूंगा इसका, और मैं इसको पोस्ट कर कंफर्म। तो ये इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि इसी वेंडर से मैंने अपनी 19 लीटर की जो एम्प्टीज हैं, ये स्टॉक मेरे पास 0 आ रहा है, तो मैंने कहता हूँ कि मैंने 200 एम्प्टीज जो हैं वो बाय की थी 1500 रुपए के हिसाब से। ये भी क्रेडिट है, और ये मैंने की थी लेट से 1 जनवरी। तो ये बैकडेटेड एक एंट्री में डालने लगा। और इसके अंदर अगर मैंने कोई GST भी पे किया है, तो मैं इसको बता सकता हूँ कि मैंने इसमें लेट से 8% GST पे किया है। और अगर वो GST इंक्लूसिव है, तो मैं उसको ये GST इंक्लूसिव का बटन दबा दूंगा, तो वो उसको जो 8% GST है वो 1500 प्राइस के अंदर से ही कैलकुलेट, और मैं इसको पोस्ट करूँ। तो मैंने ये GST बेस्ड परचेज डाल दी है सिस्टम में। फाइंड करके मैं इस परचेज का प्रिंट भी ले सकता हूँ, और ये आपकी उस परचेज का प्रिंट है, ठीक है, उसकी प्रॉपर हैंडलिंग एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको नजर आती है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे स्टॉक्स भी अपडेट हो गए हैं। आप रिपोर्ट्स में जाके स्टॉक रिपोर्ट चेक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा फिनिश गुड जो आपकी 19 लीटर रिफिल स्टॉक आउट हुई है, तो ये माइनस स्टॉक शो कर रहा है, हमने प्रोडक्शन डालनी है, मींस बैक डेट में जाकर। रॉ मटेरियल जो है कैप 19 लीटर 5000 प्रीवियस स्टॉक था, स्टॉक इन हुआ है 1500 का, नेट स्टॉक 6500 का है, और इसकी नेट स्टॉक की वैल्यू आपको ये बता रहा है, प्राइफो मेथड दे रहा है। और ट्रेड आइटम आपकी 19 लीटर एम्प्टी जो थी वो ट्रेड आइटम थी, तो वो 200 का स्टॉक आपने इन किया है। स्टॉक एट कस्टमर्स 5 है, कस्टमर के पास एक ही कस्टमर हमारा, उसके पास 5 बॉटल्स पड़ी हैं, तो स्टॉक इन हैंड आपका 195, और जो नेट स्टॉक है वो 200 है, जिसकी स्टॉक वैल्यू ये आपको सिस्टम ने बता दी। तो टोटल जो नेट स्टॉक वैल्यू आपकी वो ये है, और कितने कितने परसेंट फिनिश गुड रॉ मटेरियल या ट्रेड आइटम्स है, सिस्टम आपको वो भी सारा अपडेट करता है यहाँ पे। तो ये आपकी स्टॉक रिपोर्ट थी। अच्छा, यहाँ पे अब हम एक दफा प्रोडक्शन भी डाल दें, ताकि हमारा जो रिफिल का स्टॉक लेस में गया हुआ है उसको हम प्लस कर सकें, और हम देख सकें कि ये -9 है इसमें। मैं कहता हूँ कि हमने 100 बॉटल्स की रिफिल्स की प्रोडक्शन की है, और ये भी 1 जनवरी को की। इस यूजर ने की थी, लेट से मैं कहता हूँ खालिद ने की पोस्ट, और मैंने ये पोस्ट कर दी, कंफर्म कर दिया। अब आप जाके जब अपनी स्टॉक रिपोर्ट लेंगे तो वो आपको वहां पर ये तमाम चीजें रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। जो रॉ मटेरियल था आपका, रिफिल थी आपकी, वो माइनस में थी पहले, लेकिन सिस्टम बता रहा है स्टॉक इन 100 हुए थे, 9 आउट हुई थी, तो नेट स्टॉक इस वक्त 91 आपके पास पड़ा, जिसकी ये वैल्यू है। ये वैल्यू किस तरह उसने कैलकुलेट की है, बेसिकली ये अभी हमने सिर्फ उसके रॉ मटेरियल में एक ही चीज डाली हुई है, कैप्स। तो वो जितनी 9 कैप्स जो यूज हुई हैं उसमें, वो आपको उसने बता दिया है कि भी 573 जो है रुपए जो बनते हैं वो उसके बन रहे हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल जो है उसमें 5000 कैप्स हमारे पास पहले थी, 1500 स्टॉक इन हुआ, 100 हमने चूंकि प्रोडक्शन की है अभी 19 लीटर रिफिल की, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली 100 कैप्स जो है आपके यहाँ से आउट कर, और जो नेट स्टॉक है इस वक्त वो 600,400 आपके पास
पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू आपको ये सिस्टम बता रहा है। 19 लीटर एम्प्टी का हमने वही है जिसमें कि स्टॉक इन हैंड भी आपको बता रहा है कि कितना है और स्टॉक एट कस्टमर्स भी बता रहा है कि आपका कितना है। तो ये वो तमाम चीजें थी। अब मैं जाके एक दफा कस्टमर की कुछ ट्रांजैक्शंस डालूंगा प्रीवियस डेट से, ताकि इसका हमें एजिंग मिल सके। तो मैं कहता हूँ कि हमने इसको 8 रिफिल दी थी 120 के प्राइस पे, और अगर ये जीएसटी के विदाउट है तो मैंने कहा कि इसको जो एम्प्टी है वो उससे 7 रिसीव हुई थी और क्वांटिटी 8 गई उसको, 960 इसका टोटल बना। और मैं कहता हूँ कि ये क्रेडिट है और ये लेट से 14 तारीख को की थी इसको। तो मैंने इसको सेलेक्ट यूजर मुझे वो कह रहा है करें, तो मैं कहता हूँ कि ये खालिद ने की थी एक्चुअली, तो डिलीवरी की थी। सेंड मैसेज का सेव के टाइम पे आपके पास ये ऑप्शन आ रही होती है अगर आपका मैसेज चल रहा हो, अपने कम्युनिकेशन मॉड्यूल व्हाट्सएप अपना इंटीग्रेट किया होगा तो ये चल रहा है। आपने कंफर्म कर दिया। इस सेल की डिटेल आपको यहाँ पे भी नजर आ जाएगी, प्रिंट सेल करके प्रिंट डिलीवरी चालान की ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। ये आपकी सेल है 960 रुपए की, प्रीवियस बैलेंस 2980 रुपये, रिमेनिंग बैलेंस अब ये हो गया। और अब अगर हम इस कस्टमर की शोएब का मुझे सिस्टम बता रहा है कि बैलेंस 940 रुपये है टोटल, जिसमें से जनवरी का बैलेंस 940 है, दिसंबर 24 का इतना बैलेंस, नवंबर 24 यानी कि उससे पिछले 3 माह और उससे भी पिछला अगर कोई बैलेंस है तो ये जो एजिंग रिपोर्ट है ये आपको आपके तमाम यहाँ पे आपके तमाम कस्टमर्स की लिस्ट आएगी। ठीक है, तमाम कस्टमर्स का जो ड्यूज हैं या जो उनके एरियर्स हैं उनका जो एजिंग है वो बताता है कि उसमें से कितना पार्ट जनवरी का है, कितना उससे पिछले माह का, कितना उससे पिछले माह का। तो जिस वक्त भी आप ये रिपोर्ट चेक कर रहे होते हैं आपको ये डाटा बेसिकली आपको ये हेल्प करता है कि आप अपने कैश फ्लोज को प्रॉपरली मेंटेन रख सकें। ठीक है, जो समझदार बिजनेसमैन होते हैं वो अपना जो कैश फ्लो मार्केट में रिसीवेबल पड़ा है उसको ये पिछले माह तक तो वो मेंटेन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर थर्ड माह का जो होता है वो उसको मेक श्योर करते हैं कि इतना पुराना कैश फ्लो ना रहे। तो ये एक वो पॉइंट होता है जिसको नजर रखने की जरूरत होती है एक बिजनेस ओनर को, ताकि वो उसका कैश फ्लो जितना स्पीडी होगा उतनी ही वो जल्दी से सारा कर सकेगा। जो कैश फ्लो की रिपोर्ट है वो आपको सिस्टम में वो भी आपको एक बड़ा हाइपोथेटिकल व्यू दे देती है कि आपका कैश इन कहाँ से हुआ है और कैश आउट कहाँ से हुआ है। तो सिस्टम बता रहा है कि कस्टमर रिसीवेबल यानी कि आपके जो कस्टमर्स हैं वहां से आपको 3600 रुपया रिसीव हुआ है, और जो ओनर कैपिटल है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 मिलियन रुपीज है, यहाँ पे 200,000 है सॉरी। तो ओनर कैपिटल से 200,000 रिसीव हुआ है और उधर से इतना 3600 रुपये, तो टोटल जो कैश इन हुआ है 2,03,600 रुपये हुआ है। जो कैश आउट हुआ है ओनर कैपिटल को 20,000 गया है, ब्रोशर प्रिंटिंग के मद में 2,000 गया है, एड एक्सपेंस की मद में 15,500 गया है, तो 37,500 रुपया गया है। इस वक्त जो नेट कैश आपके पास पड़ा हुआ है वो 1,66,100 रुपये पड़ा हुआ है। तो ये कैश फ्लो की फाइनेंस के मॉड्यूल की वो रिपोर्ट है जो कि आपको आपके बिजनेस का कैश फ्लो जो है वो प्रॉपरली बताती है। इसी तरह एक्सपेंस रिपोर्ट आपको आपके एक्सपेंसेस की डिटेल बताती है। और लेट्स से कि इसने मुझे बता दिया कि सीपीवी मैंने एड एक्सपेंस का डाला है इस तारीख को, ये हर एक जो एक्सपेंस का वोचर है विद इन दोज डेट्स वो आपको बता देगा। लेकिन अगर आप समरी को सिलेक्ट करके ये रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो वो हर अकाउंट की समरी आपको बता देगा कि और ये अकुमुलेटिव होगी, यानी कि अगर इनके मल्टीपल वोचर्स भी पड़े हुए हैं तो उन सब का सम करके इन डेटों के दरमियान किस हेड में क्या एक्सपेंस हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ना, मंथ एंड पे आप उस मंथ के तमाम एक्सपेंसेस की अकुमुलेटिव वैल्यूज जो है वो देख लेते हैं।
सो आई होप सो कि इसको हम यहाँ पे आज क्लोज करें इस सेक्शन को, इस सेशन को। मुझे उम्मीद है कि फाइनेंस के मॉड्यूल के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। रिसीवेबल्स की रिपोर्ट है, तो यहाँ पे आपके तमाम कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी, उनके प्रीवियस बैलेंस, यकम जनवरी को क्या उनके प्रीवियस बैलेंस थे वो आ रहा है, और उनको जो सेल हुई है यकम जनवरी से अब तक वो ये आ रही है, उनसे जो पेमेंट्स रिसीव हुई हैं वो ये आ रही हैं, और उनका जो इस वक्त क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें सिस्टम बता रहा है। तो आपको एंड पे नेट क्लोजिंग बैलेंस या रिसीवेबल से ये रिपोर्ट आपको बता देती है कि आपका इस वक्त कितना रिसीवेबल मार्केट में। और यही 940 रुपए अगर आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे तो ये रिसीवेबल अमाउंट यहाँ पे भी तरसील सिस्टम आपको बता रहा है। और यहाँ पे आप देखें कि जो एम्प्टी का स्टॉक था आपके पास, सिस्टम बता रहा है कि टोटल स्टॉक आपके पास 2 है, स्टॉक एट कस्टमर्स जो है वो 6 है, और स्टॉक इन हैंड 194 है। तो वाटर डिलीवरी बिजनेस या एलपीजी सिलेंडर्स वाले बिजनेसेस के लिए अपना डेली बेस पे हर वक्त एट एनी टाइम स्टॉक इन हैंड चेक करना सो इजी। ये कैश फ्लो का एक हाइपोथेटिकल बॉक्स है जिसमें आपको व्यू मिल जाता है कि कैश ऑफिस आपका यकम जन से ओपनिंग 0 था, इन इतना हुआ, आउट इतना हुआ, क्लोजिंग इस वक्त ये है। मिजान बैंक में ओपनिंग ये था, इन ये हुआ, आउट ये हुआ, क्लोजिंग ये है। अलाइड बैंक में इतना ओपनिंग था, ये इन हुआ, ये आउट हुआ, और क्लोजिंग बैलेंस वहां का ये है। तो इसी तरह आपको ये यहाँ पे 6 माह का इनकम एक्सपेंस के टोटल्स और इनका माइनस करके नेट वैल्यू जो है वो मिल रही है। तो दिस इज, आई होप सो कि दिस इज एवरीथिंग